हम सॉल्व कर रहे हैं यूसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें हम यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी दिसंबर 2020 का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसका हम 3 भाग पहले ही कर चुके हैं। आज ये इसका अंतिम और चौथा भाग है, तो आइए देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, अंधायुग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए। इसमें आंसर सी दिया है जो कि गलत है, तो इसका होगा युयुत्सु संशयग्रस्त, अश्वत्थामा पाशविक प्रतिहिंसक, संजय कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ और विदुर सत्याग्रही। अगला प्रश्न है 75 नंबर, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर ए होगा। मिलाते हैं इसको। लोकायतन 1964, आशु 1925, भारत भारती 1912 और चित्ररेखा 1935। अगला प्रश्न है 36 नंबर, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है बी। देख लेते हैं। भाषाओं के विकास के आधार पर उनका व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। पहली प्राकृत सबसे पहले, उसके बाद शौरसेनी, उसके बाद पूर्वी हिंदी, उसके बाद वर्तमान हिंदी। पहली प्राकृत पाली भाषा को कहते हैं। शौरसेनी हिंदी में ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, हरियाणवी बोली आती हैं, जबकि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली आती है। वर्तमान के अंतर्गत आजकल बोली जाने वाली हिंदी है, जिसमें विभिन्न भाषाओं अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, फ्रेंच, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, स्पेनिश के शब्दों के साथ साथ हिंदी की अपनी परंपरा से प्राप्त शब्दों के अकूत भंडार राशि भी शामिल है। अगला प्रश्न है 77 नंबर, रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी कि सबसे पहले लोग भूल गए हैं, उसके बाद हंसो हंसो जल्दी हंसो, उसके बाद कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, उसके बाद आत्महत्या के विरुद्ध। ईस्वी सन इसका है आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982 और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989। अगला प्रश्न है 78 नंबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि सबसे पहले 3, एक टोकरी भर मिट्टी, उसके बाद प्लेग की चुड़ैल, उसके बाद 11 वर्ष का समय, उसके बाद धुलाई वाली। देख लेते हैं इसका। ईस्वी सन, एक टोकरी भर मिट्टी, कहानीकार है माधव प्रसाद सप्रे 1901 ईस्वी। प्लेग की चुड़ैल के कहानीकार है भगवान दास 1902 ईस्वी। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है 1903 ईस्वी और दुलाई वाली बंग महिला का है 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न है 79 नंबर, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है बी, यानी कि सबसे पहले परिमल, फिर लहर, फिर ग्राम्य, फिर दीपशिखा। परिमल निराला का है 1930 ईस्वी, लहर प्रसाद का है 1935 ईस्वी, ग्राम्य पंत का है 1940 ईस्वी और दीपशिखा महादेवी वर्मा का है 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न है 80 नंबर, निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम है। तो इसका सही आंसर बी है, यानी कि सैमुअल टेलर कॉलरिज सबसे पहले 1772 ईस्वी, फिर फर्डिनांड द सास्यूर 1857 ईस्वी, उसके बाद रिचर्ड्स 1893 ईस्वी, फिर रोलावार्थ 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न है 81 नंबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है 1 वामा शिक्षक, 2 निसहाय हिंदू, 3 भाग्यवती और 4 देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि देवरानी जेठानी की कहानी 1870 गौरी दत्त का है, वामा शिक्षक 1872 ईश्वर प्रसाद व कल्याण राय का है, भाग्यवती 1877 सदाराम फिल्लौरी का और निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी राधा कृष्णदास का है। अगला प्रश्न है, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधायुग के अंकों का सही क्रम है। ऑप्शन है, सीधा इसका आंसर देखते हैं क्योंकि कूट में आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है सी, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधायुग 1955 ईस्वी का गीति नाट्य है।
इसका अंकों का जो सही क्रम है, इसमें कुल 5 अंक है, तो सारे अंकों का जो सही क्रम है वो है सबसे पहले कौरवी नगरी, उसके बाद पशु का उदय, फिर तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पंख पहिए और पट्टियां, उसके बाद है गांधारी का शाप, उसके बाद 5 में विजय एक क्रमिक आत्महत्या, प्रभु की मृत्यु। अगला प्रश्न है 83 नंबर, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि सबसे पहले राम वृक्ष बेनीपुरी 1899 ईस्वी, नंद दुलारे वाजपेयी 1906 ईस्वी, रामविलास शर्मा 1912 ईस्वी और नलिन बिलोचन शर्मा 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न है 84 नंबर, नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि सबसे पहले हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी, फिर छायावाद 1955 ईस्वी, उसके बाद कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी और दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी। अगला प्रश्न है 85 नंबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि सबसे पहले राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी कमलेश्वर का है, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी मोहन राकेश का है, यही सच है मनु भंडारी का है 1966 ईस्वी और बांगचू 1978 ईस्वी भीष्म साहनी का है। अगला प्रश्न है 86 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, साहित्य में लोक ही प्रमाण है। दूसरा कथन है, लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 में है साहित्य में लोक की ही प्रमाण है, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। गलत है, क्योंकि लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है 87 नंबर, इसमें भी 2 कथन दिए गए। कथन 1 है स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। कथन 2 है पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों गलत है। कथन 1 में स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, कथन 1 गलत है, क्योंकि स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति नहीं है। कथन 2 है पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। कथन 2 गलत है, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन कर सकती है। अतः कथन 1 और 2 दोनों गलत है। अगला प्रश्न है 88 नंबर, इसमें भी 2 कथन दिया गया है, एक स्थापना एक तर्क। स्थापना है कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क है आर, इसलिए उसका पूर्णास्वाद उज्ज्वल रस में होता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो इसका जो होगा सही आंसर वो डी होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही। नीचे दिए गए कथनों में ए स्थापना कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है और आर इसलिए उसका पूर्णास्वाद उज्ज्वल रस में होता है। अतः स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। दूसरा कथन है वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। अगला प्रश्न है 90 नंबर, इसमें भी 2 कथन दिए गए। एक स्थापना ए, काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। आर तर्क, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उपयुक्त उत्तर चुने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ए और आर दोनों सही, सॉरी ए गलत और आर सही। काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, कथन गलत है, क्योंकि काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति एवं सामान्य जन दोनों हो सकते हैं। और तर्क, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है, सही है। अगला प्रश्न है, अब देखिए निम्नलिखित अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो सुनिए, मैं ये पढ़ती हूँ। काव्य का अभ्यंतर स्वरूप या आत्मा भाव या रस है, अलंकार उसके बाह्य स्वरूप है। दोनों में कल्पना का काम
पड़ता है। जिस प्रकार विभाव अनुभाव में हम उसका प्रयोग पाते हैं, उसी प्रकार रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों में भी। जबकि रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है, तब उसके संयोजकों में जो कल्पना का प्रयोग होता है वही आवश्यक है, प्रधान ठहरा। रस का आधार खड़ा करने वाला जो विभावन व्यापार है, कल्पना का प्रधान कार्य क्षेत्र वही है, पर वहां उसे अनुभूति व एकात्मिक वृत्ति के आदेश पर कार्य करना पड़ता है। उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति, दास, शोक, क्रोध, घृणा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता भी अनुभव करेंगे। अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र की अनुभूति को तथा उसके विषयों को अपने हृदय में रखने वाले ही ऐसे स्वरूपों को अपने मन में ला सकते हैं। अब इससे जो प्रश्न दिया है उसको करते हैं। उक्त अवतरण में स्थापित किया गया है कि ऑप्शन है ए, कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं है। बी, विभावन व्यापार के बगैर भी साधारणीकरण संभव है। सी, विभावन व्यापार आलंबन और आश्रय के बीच होता है। और डी, विभावन व्यापार के बगैर भी रसानुभूति हो सकती है। तो अवतरण के अनुसार जो सही आंसर होगा वो ए है, कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, उक्त अवतरण से ध्वनिगत होता है कि ऑप्शन ए, लेखक अनुभववादी है, बी, लेखक अलंकारवादी है, सी, लेखक रसवादी है और डी, लेखक कलावादी है। तो इसका सही आंसर होगा सी, लेखक रसवादी है, क्योंकि गद्यांश में बताया गया है कि काव्य का अभ्यंतर स्वरूप या आत्मा भाव या रस है। रस ही काव्य के प्रधान वस्तु है, तब उसके संयोजकों में जो कल्पना का प्रयोग होता है वही आवश्यक और प्रधान ठहरा। अगला प्रश्न है, उक्त अवतरण के मुख्य रूप से ऑप्शन है ए, विभावन व्यापार के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है, बी, कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है, सी, अनुभूति की व्यापकता की प्रतिष्ठा की गई है और डी, अलंकार की सीमाएं निर्धारित की गई है। तो इसका सही आंसर होगा बी, कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है, क्योंकि बताया गया है कि रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है, तब उसके संयोजकों में जो कल्पना का प्रयोग होता है वही आवश्यक है और प्रधान होता है। रस का आधार खड़ा करने वाला जो विभाजन व्यापार है, कल्पना का प्रधान कार्य वही है। अगला प्रश्न है 94 नंबर, उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति, हास, शोक, क्रोध, घृणा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता भी अनुभव करेंगे। वाक्य में ऑप्शन है ए, प्रकारांतर से अस्थायी भाव की व्याख्या की गई है, बी, प्रकारांतर से साधारणीकरण का महत्व रेखांकित किया गया है, सी, प्रकारांतर से कवि कर्म की दुरूहता बताई गई है और डी, प्रकारांतर से श्रोता के दायित्व की ओर संकेत किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि प्रकारांतर से साधारणीकरण का महत्व रेखांकित किया गया है। अगला प्रश्न है 95 नंबर, अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र की अनुभूति को तथा उसके विषयों को अपने हृदय में रखने वाले ही ऐसे स्वरूपों को अपने मन में ला सकते हैं। वाक्य में ऑप्शन है ए, लोक हृदय की व्यापकता की ओर संकेत किया गया है, बी, कवि हृदय की विशिष्टता की ओर संकेत किया गया है, सी, पाठक के दायित्व को रेखांकित किया गया है और डी, कवि के दायित्व को रेखांकित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, कवि हृदय की विशिष्टता की ओर संकेत किया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 96 से 100 तक के प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो यहाँ भी मैं अवतरण पढ़ती हूँ, उसके बाद इससे जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। साहित्य का मूल स्रोत होता है मनुष्य का जीवन। मनुष्य के जीवन के सुख दुख, आशा आकांक्षा, उत्थान पतन की ही अभिव्यक्ति साहित्य द्वारा होती है। मनुष्य का व्यक्ति जीवन समष्टि जीवन द्वारा सीमाबद्ध है। मनुष्य की व्यष्टि सत्ता के साथ समष्टि का किस प्रकार संघर्ष एवं द्वंद्व चलता रहता है और इसके परिणाम स्वरूप उसके सामाजिक जीवन में किस प्रकार रूपांतर होता रहता है, यह बात अतीत काल के साहित्य या समालोचना में विशेष रूप से नहीं पाई जाती। मनुष्य की सामाजिक परिस्थिति एवं उसके व्यष्टि जीवन के साथ समष्टि के संघर्ष और उसके मन के ऊपर इन सब की प्रतिक्रियाओं की परीक्षा करने के कारण ही आधुनिक साहित्य भाव प्रधान होकर बहुत वस्तु प्रधान बन गया है। समाज में समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं उनका प्रभाव मानव मन पर भी परे बिना नहीं रहता। मनुष्य के मन का यह परिवर्तन जब साहित्य में प्रतिफलित होता है तभी साहित्य में चैतन्य की सृष्टि होती है और वह सबके लिए उपभोग्य बन जाता है। प्रत्येक युग का श्रेष्ठ साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। मानव मन को प्रभावित करके उसके जीवन को सभी दिशाओं में प्रगतिशील बनाने में ही साहित्य की
चरम सार्थकता है। युग युग में साहित्य जो लक्ष्य मनुष्य के मन प्राण को प्रभावित करता है, यही उसकी लोकप्रियता का मूल कारण है। साहित्य की श्रेष्ठता का उसके मूल्य एवं महत्व का एक ही मानदंड हो सकता है, और वह मानदंड यही है कि जातीय जीवन के साथ अखिल शक्ति की प्राणधारा के साथ उसका निविड़ संयोग है या नहीं। अब प्रश्नों को देखते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, मनुष्य का व्यष्टि जीवन समष्टि जीवन से सीमाबद्ध नहीं होता। बी, अतीत काल की समालोचना में व्यष्टि और समष्टि के बीच संघर्ष के रूपांतरण की विशेष चर्चा पाई जाती है। सी, साहित्य की लोकप्रियता का कारण है असंख्य जन समुदाय पर प्रभाव। और डी, साहित्य मानव जीवन के सुख दुख से निरपेक्ष होता है। तो इसका जो सही आंसर है सी होगा। साहित्य की लोकप्रियता का कारण है असंख्य जन समुदाय पर प्रभाव। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य की श्रेष्ठता का क्या मानदंड है? ऑप्शन ए, वस्तु प्रधानता न कि भाव प्रधानता। बी, मानव जीवन की सीमाओं की अभिव्यक्ति। सी, अतीत काल का महिमागान। और डी, जातीय जीवन व अखिल शक्ति की प्राणधारा से निविड़ संयोग। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, जातीय जीवन व अखिल शक्ति की प्राणधारा से निविड़ संयोग। अगला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक सार्थकता का कारण है? ऑप्शन ए, जीवन को प्रगतिशील बनाना। बी, जीवन के दुखों की उपेक्षा। सी, सबके लिए उपभोग्य न होना। डी, व्यष्टि और समष्टि का निरादर। तो इसका सही आंसर होगा ए, जीवन को प्रगतिशील बनाना। अगला है प्रश्न 99 नंबर, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, जातीय जीवन के साथ गहरी संबद्धता श्रेष्ठ साहित्य का मानदंड है। बी, सामाजिक परिवर्तन मानव मन को प्रभावित करता है। सी, मनुष्य का समष्टि जीवन उसके व्यष्टि जीवन को सीमाबद्ध नहीं करता। और डी, मानव जीवन साहित्य का मूल स्रोत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, मनुष्य का समष्टि जीवन उसके व्यष्टि जीवन को सीमाबद्ध नहीं करता। अगला और अंतिम प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से साहित्य की लोकप्रियता का मूल कारण है? ऑप्शन ए, सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति से दूरी। बी, लाखों लाख मनुष्यों की चेतना पर प्रभाव। सी, सामाजिक परिवर्तन की अनदेखी। और डी, व्यष्टि जीवन की संकीर्णता। तो इसका सही आंसर होगा बी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।